तो हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो क्लास टेस्ट हुआ था उसके सॉल्यूशंस। तो उस टेस्ट का था कोड UK 800824 और ये जेई के लिए पेपर था हमारा। तो इसके आज हम सॉल्यूशंस को देखेंगे। सबसे पहले इसका वेटेज जान लेते हैं जेई के लिए कितना है। तो दो दो से तीन क्वेश्चन आपको हर बार पेपर में दिख जाएंगे। और पिछले 5 साल के अंदर लगभग 22 क्वेश्चन इस चैप्टर से आए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कूलम्ब्स लॉ हो गया, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इन सब चीज़ों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कौन सी चीज में डिफ्लेक्ट करेगी। एक्सरे है, अल्फा पार्टिकल है, न्यूट्रॉन्स है, गामा रे है। तो सबसे पहले आप ये बात समझ लीजिए कि जब भी कोई चीज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डिफ्लेक्ट कर रही है तो इसका मतलब है वो चार्ज होनी चाहिए। इनमें से देखो कोई भी चार्ज नहीं है, ये मतलब एक को छोड़ के बाकी चार्ज नहीं है। एक्सरे के ऊपर कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं, गामा रे के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है। सिर्फ हमारे क्या अल्फा पार्टिकल होते हैं जब जिन पर डबली चार्ज होता है। हीलियम डबली चार्ज होता है ना पर। हीलियम के अंदर दो न्यूट्रॉन दो प्रोटॉन पाए जाते हैं, दो इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे होते हैं। दो इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक देते हैं तो ये क्या बन जाता है, अल्फा पार्टिकल बन जाता है। इस पे प्रोटॉन का कितना होता है, दुगना चार्ज होता है। तो ये क्या होगा, चार्ज पार्टिकल होगा। तो चार्ज पार्टिकल होने के कारण ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डिफ्लेक्ट करेगा। तो अल्फा पार्टिकल हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन देखिए। बोला जा रहा है एक रीजन है स्पेस के अंदर जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके डायरेक्शन में आ रही है, एक्स एक्सिस के अंदर जा रही है, एक्स डायरेक्शन में जा रही है। और प्रोपोर्शनल है E = E0 x आई कैप। आई तो बता रहा है डायरेक्शन आई की उसमें बह रही है, आपकी एक्स एक्सिस में बह रही है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स के प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाएगा वैसे उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, ऐसा लिखा हुआ है। एक इमेजिनरी क्यूबिकल वॉल्यूम है जिसका एज क्या है, ए है। तो बताना है उससे हमको ये बताना है इस उसके अंदर चार्ज कितना होगा, चार्ज इनसाइड द दिस वॉल्यूम, इस वॉल्यूम के अंदर चार्ज कितना है उसकी वैल्यू हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम E.dA वाला जो फॉर्मूला है उसे करके हम क्या निकाल सकते हैं, फ्लक्स निकाल सकते हैं। फिर फ्लक्स को हम गॉस लॉ के थ्रू हम उसको पुट करके वहां से क्या निकाल सकते हैं, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो वहां से हम क्यू इनसाइड की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले बनाते हैं जरा इसको। कुछ ऐसा सेटअप दिया हुआ है हमारा, यहाँ पर एक क्या रखा हुआ है, क्यूब रखा हुआ है और एक ओरिजिन पर रखा हुआ है। तो कुछ ऐसा हमको दिया हुआ है क्यूब। ठीक है। अच्छा, इस सब की साइड क्या है, ए है, इसकी भी है, इसकी भी और इसकी भी, क्योंकि क्या है क्यूब है। इसका एक फेस ले लेते हैं। मान लो हमने फेस का नाम दे दिया इस वाले का, ABCD दे दिया इस वालों को। तो A B C एंड D, इसको नाम दे दिया EFGH। ठीक है बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड की धारा कैसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बह रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बह रही है, उस डायरेक्शन में बह रही है, एक्स एक्सिस के अंदर। ठीक है। अब देखो जरा, अगर हम नेट फ्लक्स निकालना चाहें तो कैसे करेंगे। पहले देखो फ्लक्स जो होगी पहले इसके अंदर से पास होगी, पहले इसके अंदर से जाएगी, फिर इसके अंदर से जाएगी। तो नेट फ्लक्स कैसे करेंगे, ज्यादा वाले फ्लक्स में से कम वाले को माइनस कर देगा, नेट फ्लक्स आ जाएगा। उसको फिर हमको गॉस लॉ लगाकर क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के बराबर हमको क्या कर लेना, पुट कर लेना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं फ्लक्स थ्रू जो हमारा फेस है ABCD। ठीक। तो कितना हो जाएगा बताओ, उसमें हमको फाई का फॉर्मूला पता है कितना होता था, इंटीग्रल E.ds। तो वही चीज निकालनी है हमको। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिख दो, कितना दे रखा है, इक्वल E0 x 1 की पावर 2 हो गई, क्योंकि एरिया इसका एरिया हो गया कितना, ए का स्क्वायर हो गया। अच्छा, इनके बीच में एंगल कितना होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में जाएगा, तो कितना आ जाएगा इसके बीच में एंगल, cos 180 का। cos 180 कितना हो जाएगा तुम्हारा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया, ई कितना आ गया तुम्हारा, E0 x और ए का स्क्वायर होगा। ये तो तुम्हारी हो गई जो क्या है तुम्हारा ABCD से जो फ्लक्स अंदर जा रही है। अच्छा, जो बाहर जा रही है EFGH से, उसकी वैल्यू निकालते हैं जरा। तो EFGH से जो जा रही है उसको कैसे निकालेंगे हम, तो वही चीज करेंगे। E0 लिख दिया हमने। अब एक्स की जगह कितनी हो जाएगी, इस वाले फेस के लिए कितनी हो जाएगी, यहाँ से दूरी, यहाँ के लिए तो एक्स थी, यहाँ कितनी हो जाएगी, x+a हो जाएगी। तो लिख दिया हमने। फिर क्या एरिया लगाया, एरिया का स्क्वायर लगाया। आपकी बार कोस कितना है, 0, कोस 0 कितना होता है, 1 लिख दिया हमने। तो यहाँ से हमको कितना मिला अगर सोल्व करेंगे, E0 x a का स्क्वायर और क्या हो जाएगा, E0 a की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी यहाँ से। ठीक है। तो ये क्या होगा, EFGH से। अब हमको क्या कर लें, नेट फ्लक्स निकालनी है, तो क्या करेंगे, दोनों में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे।
तो पहले वाले में से दूसरा वाला माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको? देखो जरा, नेट फ्लक्स जो आएगी वो कैसे आएगी तुम्हारी? 5 1 + 5 2 आ गई। 5 1 + 5 2। अब जरा करो, कितना आ रहा है तुम्हारा? भाई ये तो माइनस के अंदर आ रहा है, ठीक है, तो लिखो जरा, -E1 E0 तुम्हारा x² हो गया। और एक कितना आ रहा है तुम्हारा, इसको एक्सपेंड करके, E0 x² प्लस में E0 a⁻³ तो इससे ये तो कैंसिल हो गए। हमारा जो नेट फ्लक्स बचा, फाई नेट की वैल्यू कितनी मिली हमको? E0 a³ हमको ये मिला। अब cos 2 लगाएंगे तो क्या लिख सकते हैं? Q/में ε0। यहाँ से हम Q की वैल्यू हम पता कर सकते हैं कि कितनी थी उसके अंदर, वॉल्यूम के अंदर। तो कितनी हो जाएगी Q की वैल्यू? E0 ε0 a⁻³ E0 ε0 a⁻³ बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ये क्वेश्चन बोर्ड्स में भी बहुत ज्यादा ज्यादा बार पूछा जाता है। तो स्कूल एग्जाम होते हैं वहां पर भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सर्कुलर रिंग। एक सर्कुलर रिंग है जिसका रेडियस कितना है? आर है तुम्हारा। इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, मतलब पूरी रिंग पर क्या डाल दिया हमने? चार्ज डाल दिया। ठीक। अब क्या कर रहे हैं? बोला है कि एक जो है तुम्हारा, एक चार्ज है जो इसका चार्ज कितना -Q है। और वो कहाँ से छोड़ा जा रहा है? इन्फिनिटी से छोड़ा जा रहा है, उसको फ्री छोड़ दिया है। वो बोला गया है जब खिंचता खिंचता इसके सेंटर पर आ जाएगा तब उसकी स्पीड क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। तो ऐसे में हमको क्या लॉजिक लगाना है? हमको देखो पता है वर्क को किसके बराबर इक्वेट कर देंगे, ऐसे में काइनेटिक एनर्जी के बराबर इक्वेट कर देंगे, क्योंकि वर्क किसके अंदर स्टोर हो जाएगा? काइनेटिक, मतलब जो वर्क भी जो तुम्हारा जो स्टोर होगा वो किस में बदल जाता है? काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा। तो जैसे इसके सेंटर पे जाएगा किसी वेलोसिटी से जाएगा, तो हमको क्या करना है? वर्क को काइनेटिक एनर्जी में रख देना स्टोर करके। ठीक। अच्छा, देखो कैसे करें हम। अच्छा, एक बात आपको ये भी पता है कि VA - VB अगर हम लिख दें तो क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है, क्यों? ठीक है, यहाँ से हम वर्क डन निकाल सकते हैं क्या इसका? वर्क डन निकाल लो। अच्छा, और एक बात पता है, पोटेंशियल जो होता है इन्फिनिटी पर वो कितना होता है आपका? पोटेंशियल इन्फिनिटी पर कितना होता है हमारा? 0 होता है। ठीक है, तो हमको ये बात पता है कि हमारा जो पोटेंशियल है वो इन्फिनिटी पर 0 होता है। ठीक है, तो लिखो जरा, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी कितना हो जाता है हमारा? 0 हो जाता है। ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल रिंग पर कितना होगा? पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ रिंग, सेंटर ऑफ रिंग पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा इसका? बताओ कितना होता है सेंटर ऑफ रिंग पर? K/r होता है। K की वैल्यू अगर हम रखें तो कितनी आ रही है? 1/4πε0 Q/में R। ठीक है बच्चों। अच्छा, तो देखो, हम VA - VB कर सकते हैं भाई। इन्फिनिटी पर पोटेंशियल तो 0 था, और इसके सेंटर पर जब आएगा कितना पोटेंशियल मिलेगा इसका? 1/4πε0 माइनस क्या होगा? 0, इन्फिनिटी का पोटेंशियल। वो किसके बराबर होगा? वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज के। यहाँ से वर्क का वैल्यू तो आपको पता लग जाएगी कितनी आएगी, क्यू। ठीक, यहाँ से कितने आए आपको? क्यू मिल गया आपको। ठीक है, और कितना मिला है यहाँ से हमारा? पर यूनिट टेस्ट चार्ज। चलो ठीक है। अच्छा, वर्कडन का जो फॉर्मूला आया हमारे यहाँ से वो कितना मिल गया आपको? Q²/4πε0 R। ठीक है। अच्छा, वर्कडन हमको मिल गया है, क्या हम इसको किसके बराबर पुट कर सकते हैं? हम काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही पुट कर सकते हैं। तो इसको काइनेटिक एनर्जी के बराबर क्या कर दो? पुट कर दो। वो कितना होता है? ½ mv²। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? वेलोसिटी की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं कि कितनी होगी। ठीक है, करो जरा। तो वेलोसिटी कितना होगा? यहाँ से m गया इस तरफ तो उधर जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा? हमारा Q² में कितना बचा? 2πε0 mr। तो सोल्व करोगे अगर आप इसको ठीक तरह से, तो आपकी वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कितना मिल जाएगा? ये मिल जाएगा। चलिए, Q²/4πε0 mr। ऑप्शन हमारा हो जाएगा बच्चों, ए करेक्ट हो जाएगा।
चौथे क्वेश्चन बोला है दो पार्टिकल हैं जिसका मास क्या है, m है, इन दोनों पर चार्ज क्या है, q है, और इनको प्लेस किया जा रहा है या रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, जिसका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू है, मिनिमम सेपरेशन बताना है सो दैट दे रिमेन स्टेशनरी। एक ऐसा पॉइंट बताना जहाँ पर स्टेशनरी रहे होंगे। ठीक है, तो लास्ट वाला जो पॉइंट है जहाँ पर स्टेशनरी रहे, रहने के मतलब उसके बाद खींचना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो वाला पॉइंट कौन सा होगा, उस पॉइंट पर क्या क्या फोर्सेस लग रही होंगी बॉडी पर। हमारे पास दो क्या थे, ब्लॉक थे। ठीक है, दोनों का मास क्या था, m था। ठीक, इसका भी मास क्या था, m था, इस पर चार्ज कितना, q था। अच्छा, दोनों क्या कर रहे हैं, सेम चार्ज है इन दोनों पर, तो क्या होंगे, रिपेल हो रहे होंगे, तो रिपेल होंगे। तो अगर इस पे बात करें फोर्स की, तो इस पे फोर्स ये ऐसे लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक की फोर्स। अच्छा, ये इस तरफ फोर्स लगाएगा तो इस तरफ जाना चाहेगा क्या, नहीं, क्यों, फ्रिक्शन के कारण। तो फ्रिक्शन की फोर्स इस डायरेक्शन में लग जाएगी। ठीक है। अच्छा, इस पर बताओ, इस पर क्या लगेगी, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, नीचे की तरफ mg की फोर्स लगेगी। तो यहाँ से आप फ्रिक्शन का भी निकाल सकते हो। फ्रिक्शन का कितना होता है फॉर्मूला, म्यू एन होता है ना। एन की वैल्यू किसके बराबर, mg के बराबर है, तो एफ इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारा, म्यू mg आ गया। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है एफ किसके बराबर हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो रहा है आपका। तो यहाँ से दोनों को क्या कर दो, इक्वेट कर दो। तो इसको लिखो जरा, इसका बताओ फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, के Q1 Q2 पर मार स्क्वायर। अब यहाँ पर 1/ε0 की फॉर्म में है, तो उसको उसी फॉर्म में कर लो, 1/4πε0 की फॉर्म में। अच्छा, Q1 Q2 क्यू स्क्वायर अपॉन में बीच की दूरी कितनी है, हमको वही तो निकालनी है, तो डी स्क्वायर रख दिया मैंने उसको। ठीक, ये जो फोर्स है वो किसके बराबर हमारी आ रही है, म्यू mg के बराबर आ रही है। अब आपको यहाँ से डी की वैल्यू क्या कर लेना है, फाइंड कर लेनी है। तो डी की वैल्यू फाइंड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डी इस तरफ जाएगा, बाकी इस तरफ जाएगा, और फिर इस पे क्या लग जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो आएगा 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन में म्यू mg। ठीक, तो हमारा ऑप्शन हो जाता है यहाँ से 1/4πε0 म्यू mg इसकी पावर आधी। ठीक, तो ये बच्चों इसका इसको ऐसे करना था। अगला क्वेश्चन देखो जरा। अगला क्वेश्चन के अंदर आप फॉर्मूला जानते हो, एक डिस्क पर कितना फ्लक्स जनरेट होता है, तो आप इसको आराम से कर सकते हो। ठीक है, मैं बोलूंगा इस फॉर्मूले को याद रखना, हमेशा काम आता है। तो जो फ्लक्स होती है ना किसके थ्रू, एक डिस्क के थ्रू, उसका फॉर्मूला याद रखो जरा, कितना होता है, क्यू अपॉन में 2ε0। ठीक, और फिर लगा देंगे 1 - cos थीटा। अब ये cos थीटा क्या होता है, ये होता है ये वाला एंगल, ये जो थीटा है ना, इसका cos थीटा लो और यहाँ पर वैल्यू पुट करानी है उसके अंदर। तो बताओ जरा कितना हो गया, इसकी वैल्यू 3r है, इसकी वैल्यू कितनी r हो गई, और यहाँ से हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2r आ जाएगी। आप कुछ नहीं करना, बस इसकी वैल्यू क्या करानी, पुट करानी है। तो 1 - cos की वैल्यू क्या हो गई, b अपॉन में h, तो √3r अपॉन में कितना हो गया, r हो गया। ठीक है, तो यहाँ से कितना मिला, रूट बाय, हाँ नीचे 2r था ना, तो √3/2 हो गया। यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, क्यू अपॉन में 2ε0, और यहाँ से मिलेगा आपको कितना, 2 - √3/2। तो नीचे कितना आएगा, 4ε0 और 2 - √3, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा आपका। आगे चलिए इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज है ना। तो वी की इक्वेशन दे रखी है, एक्स और वाई के साथ दे रखी है, जेड के साथ नहीं दे रखी है। मैग्नीट्यूड निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड का, और दे रखा है कि इसके पॉइंट दे रखे कोऑर्डिनेट, जहाँ पर एक्स की वैल्यू 1 मीटर, वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू। तो इस पर हमको बातचीत करनी है। तो सबसे पहले तो पार्शियल डेरिवेटिव हम देखेंगे। ठीक, पार्शियल डेरिवेटिव लिखेंगे, पहले क्वेश्चन लिखते हैं एक्स, इसको खोल लो जरा, तो कितना आएगा तुम्हारा, 4x की पावर कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी आंसर। अब हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, -dv/dx होती है। ठीक, ऐसे ही इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल वी अपॉन में डेल एक्स, इसको ऐसा पढ़ा जाता है, पार्शियल डेरिवेटिव आपने सीखा होगा, डेल वी अपॉन में डेल एक्स। तो एक बार हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, एक बार जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे, और जो जो वैल्यू आएगी वो ई एक्स की वैल्यू आएगी, ई वाई की वैल्यू आएगी, ई जेड की वैल्यू आएगी। उसके बाद हम उसका क्या कर देंगे, सबका अंडर रूट a² b² प्लस c का स्क्वायर करेंगे। ठीक है? और उनकी वैल्यू हम पुट, मतलब वैल्यू निकाल के हम अंडर रूट ई एक्स का स्क्वायर, ई वाई का स्क्वायर, ई जेड का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है? उसके बाद फिर हमको हमारी ई नेट की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। तो मैंने तरीका बताया कैसे कैसे करेंगे। तो सबसे क्या कराना है, पहले पार्शियल डेरिवेटिव कराना है एक्स के रेस्पेक्ट में।
तो बताओ एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा, एक माइनस साइन तो इसका आएगा, इसका एक्स बचा यहाँ से, और इसका कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। भाई पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स का करा, बाकी को ऐसे रख दिया। ठीक, इस वाले का कितना हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, 12 एक्स के स्क्वायर हो गया। ठीक, तो यहाँ से ई एक्स की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ से कितनी आएगी, 12 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हमारी ये आ जाएगी। ऐसे ही हमको क्या कर लेना, ई वाई का कर लेना है पार्शियल डेरिवेटिव, वाई का पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -2 y एक्स हो जाएगा तुम्हारा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो ई वाई की वैल्यू यहाँ से मिल गई आपको -2 xy। कुछ नहीं करना, बस पार्शियल डेरिवेटिव करना है, ई एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। अच्छा ई जेड की वैल्यू बताओ, ई जेड क्या होगा, जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। तो बताओ जेड की तो कोई टर्म है नहीं, तो जेड की कोई टर्म नहीं है, तो ई जेड की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी हमको। ठीक, अब बोला था कि इसकी वैल्यू 1 पर, 2 पर, 3 पर, तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखेंगे, y की वैल्यू 1 रखेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। इतना सब कुछ रखने के बाद आपको ई एक्स, ई वाई, ई जेड मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या कर देना, ई नेट की वैल्यू निकाल देनी है, जो कैसे आएगी, ई एक्स का स्क्वायर प्लस क्या होगा, ई वाई का स्क्वायर प्लस क्या होगा, ई जेड का स्क्वायर। तो इसको मैं डायरेक्ट डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ई एक्स का स्क्वायर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11 आएगा, यहाँ से जब आप पुट करोगे वैल्यू 11 आएगा। फिर अगला आएगा तुम्हारा -2 का आएगा, उसका स्क्वायर कर देंगे। फिर अगले की वैल्यू आपको 0 मिली थी। ठीक, तो इसका स्क्वायर 121, 121 और 4 कितना हो गए, 125। तो ई नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 125 हो जाएगी उनकी। ठीक है, तो पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो बहुत लंबा खींचेगा, मैंने शॉर्ट में सिर्फ आपको समझा दिया है उसको। ठीक, तो कैलकुलेशन वाली चीज आप कर सकते हो। अब बहुत लिमिटेड टाइम है ना। अब हम इसका पूरा अगर कराने लग गए तो सारा टाइम यहीं पर ही वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे अच्छा है मैं आपको हिंट देता चलूँ, जहाँ पर लंबी लंबी कैलकुलेशन है आप पर मैं छोड़ दूँ कि आप वो कर लोगे बीच में। ठीक है, चलो इसका वीडियो सॉल्यूशन का यही मेन चीज है कि आपका हेल्प कर दी जाए, कहीं पर आपको समझने में दिक्कत आ रही है, या कहीं ऐसा लगा कि ये कैसे होगा, तो इतने हेल्प हो सकती है इससे आपकी। अच्छा, सेवन्थ क्वेश्चन पढ़ो, और मैं मानूंगा कि आप इसको रीड भी कर रहे होगे ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आराम से देख रहे हैं, उसको साथ में आप भी रीड करो। सेवन्थ क्वेश्चन देखो, इसमें बोला गया है एक मरकरी की ड्रॉप है जिसका रेडियस क्या है, छोटी ड्रॉप है आर है। आपने अक्सर देखा होगा मरकरी जो थर्मामीटर के अंदर होता है, और उसको तोड़ दो आप जमीन पे तो उसके बूंदे बूंदे बिखर जाती हैं। ज- ठीक है, और अगर जैसे जैसे मिलाता रहूंगा उसकी छोटी छोटी बूंदें मिलके बड़ी बूंदें बन जाती हैं। ठीक, तो उसी पर हमारा कोई क्वेश्चन दे रखा है कि मरकरी की बूंद है, छोटी बूंद है, जिनका रेडियस कितना है तुम्हारा, आर है, छोटा आर हो गया। ठीक, इन सब पे पोटेंशियल कितना है, सब पर 1 वोल्ट है। अच्छा, मान लिया इस पर चार्ज कितना क्यू है मान लिया, और पोटेंशियल मान लेते हैं, चलो V1 लिख देते हैं इस पे। चलो V1 ना, हम छोटे ड्रॉप का पोटेंशियल देखते हैं जरा कितना होता है। तो छोटे ड्रॉप का पोटेंशियल अभी हम लिखेंगे, ऐसे कितने बूंदे दे रखे हैं, 1000 बूंदे दे रखे हैं, जो क्या होंगी, मिलेंगी, और मिलने के बाद उनसे क्या करनी है, बड़ी ड्रॉप बनेगी। अब उस बड़ी ड्रॉप का क्या निकालना है, पोटेंशियल हमको पता करना है। तो सबसे पहले छोटी, और अगर हम इसका पोटेंशियल लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, के क्यू, जितना चार्ज है अपॉन में जितना इसका रेडियस है। ठीक, तो भाई इसको कैसे लिख सकते हैं, के क्यू अपन में आर को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन में आर। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि चार्ज हमको पता है नहीं कितना है इस पर। तो चार्ज की वैल्यू बताओ कितना होगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर V1 हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, अच्छा, मेरा अगर एक चार्ज क्यू था, एक मेरे पास मान लो इस वाले का चार्ज क्यू था, और अगर ऐसी कितनी 1000 ड्रॉप मिल जाएं, तो जो हमारा चार्ज होगा वो तो एड अप होता रहता है। एक तो हमने पहला एक्सप्रेशन निकाला था, क्यू का एक्सप्रेशन निकालना, मैंने बताया कि ऐसा क्यू का एक्सप्रेशन निकलता है। अच्छा, अगर जो छोटे छोटे चार्ज जिसका क्यू क्यू चार्ज था, अगर उससे बड़ा हम एक बॉल बन रही है, बड़ी एक ड्रॉप बन रही है, उसका चार्ज कितना हो जाएगा आपका, क्यू, बड़े वाले चार्ज कितना होगा 1000, छोटे वाले का क्यू का 1000 हो जाएगा, एक बड़ी वाले पर इतना चार्ज आ जाएगा। अच्छा, तो अगर हमको ये बात बताओ, अगर बड़े वाले का पोटेंशियल निकालना है तो उसका के क्यू अपॉन में आर पता होना चाहिए। क्यू की वैल्यू तो हम यहाँ से हमको पता लग गया है कि इसका 1000 गुना होगी पिछले वाले की। अच्छा, आर की वैल्यू अभी तक हमको पता नहीं है कि उसका रेडियस कितना था, तो रेडियस सबसे पहले अगर निकालना है तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, रेडियस निकालना पड़ेगा, सब चीज पता करने के लिए।
तो क्या करो, वॉल्यूम को इक्वेट करा दो। तो 100 जो 1000 बूंदे हैं जिसका वॉल्यूम कितना था 4/3 पाई छोटे आर का क्यूब, वो किसके बराबर होगा तुम्हारा 4/3 पाई बड़े आर का क्यूब। इसको सोल्व करने के बाद जो बड़े आर की वैल्यू मिलेगी आपको 10 गुना मिलेगी छोटे वाले आर की। तो उसके बाद क्या करना है आपको, फाइनल जो होगा पोटेंशियल उसकी वैल्यू लिखोगे के क्यू अपन आर स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू कितनी होगी कैपिटल क्यू अपॉन में आर। अब सबकी वैल्यू क्या कर दो, पुट कर दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक क्यू की वैल्यू कितनी होगी 1000 हो गई छोटे क्यू के, और आर की वैल्यू कितनी हो गई 10 आर हो गई। ठीक, यहाँ से एक खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, ये जो पूरा बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन के क्यू अपन में आर, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी थी, जो बूंद थी ना उसका पोटेंशियल कितना दे रखा था 1 वोल्ट दे रखा था। तो इसको हटाकर पूरे को कितना रख देंगे, 1 वोल्ट रख देंगे। मतलब 100 में 1 वोल्ट हमारा, तो यहाँ से कितना हमारा पोटेंशियल हो जाएगा इसका 100 वोल्ट। तो 100 वोल्ट पोटेंशियल आएगा हमारी बड़ी वाली बूंद का। तो ऑप्शन सी क्या था इसका बच्चों, करेक्ट था। चलिए आगे देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखी है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल दे रखी है, इक्वल पार्ट में काट दी गई है। ठीक है, एक की तरफ दोनों का तरफ ईच हाफ इज प्लस क्यू, दोनों पर चार्ज कितना है प्लस क्यू है। द चार्ज शुड बी प्लेस सो दैट द सेल हैव बोथ द हाफ सो डू नॉट सेपरेट। एक ऐसा चार्ज सेपरेट हमको डालना है, ठीक है, जो क्या करे दोनों को क्या करे जोड़ के रख सके, वो गिरने ना दे, बीच में से काट दिए ताकि वो चिपकाए रखे अट्रैक्ट करता रहे। तो अच्छा, अगर ऐसा कुछ चाहिए तो हमको क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज रखना पड़ेगा ताकि वो प्लस वाले को इधर से खींचता रहे, इस वाले को इधर खींचता रहे। तो इस वाले में क्या कंसेप्ट है तुम्हारा, एक की कंसेप्ट ये है कि होल्ड करने के लिए ना ये दोनों स्क्वायर को हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है ना वो उस पर 0 होना चाहिए। इसका मतलब है जितना प्रेशर तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, देखो इसमें ऐसा करा जाता है सवाल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर जो बाहर की तरफ से आ रहा है वो किसके बराबर हो, अंदर से जो इलेक्ट्रिक प्रेशर इलेक्ट्रोस्टैटिक का प्रेशर आ रहा है। ठीक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक तुमको अगर हम इसकी वैल्यू ना, अगर हम सिग्मा की वैल्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू अगर बोलें तो यहाँ से कितने निकलेगी के 2 क्यू अपन में 4 पाई आर स्क्वायर आएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो अगर मान लो उसका E1 नाम दे दिया मैंने, तो उसकी वैल्यू कितनी रख सकते हो के क्यू अपन में आर स्क्वायर हो जाएगी। ठीक, अब तुमको कुछ नहीं करना, आउटवर्ड जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है उसको इनवर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के बराबर रख देना है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा स्क्वायर अपन में 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। और इंटरनल जो तुम्हारा प्रेशर लग रहा है उसका कितना होगा सिग्मा इंटू E1। इन दोनों को इक्वेट करना, ठीक है, कैलकुलेशन होगी। उसके बाद जो तुम्हारा यहाँ से चार्ज की वैल्यू निकलेगी ना, छोटे वाला जो चार्ज होगा तुम्हारा, जो छोटे वाला चार्ज होगा वो बड़े वाले चार्ज का कितना हो जाएगा माइनस वैल्यू आ जाएगी। मतलब अगर हम छोटा चार्ज जो है -Q का रख दें तो हमारा जो चार्ज है वो सेपरेट नहीं हो पाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नाइन्थ क्वेश्चन ये है कि हमारा क्या दे रखे हैं, 4 चार्जेस दे रखे हैं और एक किस पर रख रखे हैं स्पेयर पर स्क्वायर पर रखे हैं। तो स्क्वायर की साइड साइड बराबर है, सब पर कितना क्यू 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 चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर भी क्यू यहाँ पर भी क्यू। अच्छा, बीच में क्या रखा है इसने -Q का बीच में चार्ज रखा पड़ा है सेंटर पर। हमको बताना है कि नेट एस्केलेशन कितना होगा इसका, कि एस्केलेशन ऑफ सेंटर, एस्केलेशन ऑफ चार्ज एट सेंटर, सेंटर पर कितना एस्केलेशन होगा जब ऐसे छोड़ा जाएगा। तो देखो जरा डायगोनल पर बात करते हैं, इस वाले चार्ज को देखते हैं, ये वाला चार्ज को ऐसा खींच रहा होगा तो ये वाला चार्ज इसको ऐसा खींचेगा। नेट फोर्स कितनी होगी 0 हो गई। एक वाला चार्ज ऐसा खींचा, एक वाला चार्ज ऐसे खींचा, तो सारे क्या कर रहे हैं फोर्स आपस में एक दूसरे की फोर्स काट रहे हैं। तो नेट फोर्स की वैल्यू कितनी मिली हमको 0 मिल गई। नेट फोर्स 0 तो नेट एक्सीलरेशन भी कितना आ जाएगा इसका 0 आ जाएगा। मतलब ये चार्ज पार्टिकल जाम होके बैठा हुआ है, कहीं एक्सीलरेशन शो नहीं करेगा ना नेट फोर्स होगी, सब कट पटा के 0 हो गई इसकी। अच्छा, 10th क्वेश्चन है कि एक क्यू चार्ज है उसको हम सेंटर पर प्लेस करना है दो इक्वल चार्जेस के बीच में। तो बताना है कि कौन सी इक्विलिब्रियम की पोजीशन होगी और उसका चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा और साइन क्या होगा। साइन तो देखो माइनस होना चाहिए इसका, ठीक है। अच्छा चलो देखते हैं करके। हमारे पास क्या है, दो चार्जेस हैं, उनके बीच में हमको क्या रखना है, एक छोटा क्यू रखना है चार्ज का। इन दोनों के बीच की दूरी मान ली हमने यहाँ से यहाँ तक की x मान ली, इसकी भी x मान ली। तो सबसे पहले ध्यान रखना इक्विलिब्रियम का जब केस होता है ना, तो इक्विलिब्रियम के केस के अंदर जो नेट फोर्स है ना इस वाले चार्ज की वो 0 होनी चाहिए। तो एक एक चार्ज तो क्या कर रहा होगा,
मान लो देखो, नेट फोर्स हमको क्या करनी है, जीरो करनी है, तो एक इसके कारण एक फोर्स लगेगी और एक इन दोनों के कारण फोर्स लगेगी। तो जो भी कुछ हो, जैसा भी हो, इन दोनों का जो सम है जोड़कर वो जीरो आना चाहिए, तभी तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो बताओ इस किसके कारण जो फोर्स लगेगी वो कितने लगेगी, के Q1 Q2, मतलब क्यू स्क्वायर अपॉन में बीच की दूरी कितनी होगी, 2x स्क्वायर, प्लस इसके और इसके कारण फोर्स कितनी हो जाएगी, के छोटा क्यू बड़ा क्यू अपॉन में तुम्हारा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आएगा, 4, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म होगा, के से के खत्म होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप अगर सोल्व करोगे तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू मिलेगी ना, वो कितनी मिल जाएगी। देखो भाई, एक मिनट, ये सब किसके बराबर इक्वेट करेंगे, हम जीरो के बराबर पुट करेंगे, जो भी हमारा फोर्स है उनका सम जीरो के बराबर होना चाहिए, तभी तो ये फोर्स किस पर, और जब तो जो चार्ज है वो रेस्ट पर रह पाएगा, जब फोर्स बराबर हो जाएंगे और इक्वल हो जाएंगे। तो इसको इधर लेके जाओगे तुम, इधर लेके जाओगे तो 4x स्क्वायर से तुम्हारा एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, के से के खत्म हो जाएगा, एक क्यू से क्यू खत्म हो जाएगा। इस करने के बाद जो क्यू की वैल्यू मिलेगी ना, वो कितनी मिलेगी, -q/4 आपको मिल जाएगी यहाँ से, ये सब करने के अंदर। ठीक, तो जनरल तरीका है ऐसे सवालों को करने का, इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालने का। चलिए एक हम सवाल दे रखा है जिसके अंदर 3 पॉइंट चार्जेस दे रखे हैं, Q -2Q और तीसरा भी -2Q। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी डिस्टेंस जो है साइड की वो कितनी R है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, R डिस्टेंस की है, और चार्ज कितना रख रखा है, ये Q -2Q और -2Q। ये बोल रहा है अगर इनका जो मैं इसको सेपरेशन क्या कर दूं, उन दोनों चार्ज के बीच में जो सेपरेशन है और 2R कर दूं, तो वर्क डन के अंदर कितना चेंज होगा। तो देखो इसके अंदर की कंसेप्ट क्या है, वर्क डन का जो वर्क डन होता है ना, वो किसके बराबर होता है, कितना सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आया है। तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज देख लो दोनों के, इसके अंदर कितना होगा, जितना तुमको आ जाए उतना वर्क डन हो जाएगा। अब देखो जरा भाई, आपको ट्रायंगल का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो पता ही है कैसे कैसे निकालते हैं, तीन चार्ज होते हैं, 1 2 3। तो इसके अंदर क्या क्या केस बनेगा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। जबकि स्क्वायर के अंदर तो कितने बंदे थे, एक ऐसे ऐसे, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, और दो क्या हो गए, डायगोनल हो गए। तो 4 और 5 6 हो सकते हैं, लेकिन यहाँ तो ट्राइंगल है तो तीन ही है, एक इसका साथ, एक इसके साथ और एक इस वाले के साथ। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, 1 2 3 नाम दे दूँ उसको मैं, चलो। यहाँ पर क्या रखा हुआ है, चार्ज क्यू रखा हुआ है, यहाँ पर -2Q रखा हुआ है, यहाँ पर क्या रखा है, -2Q रखा हुआ है। इन सबके बीच की दूरी कितनी है, R और R है। ठीक, हमको पता है जो वर्क डन होता है ना, वो क्या होता है तुम्हारा, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, इनिशियल पोटेंशियल इसका देखते हैं जरा कितना होगा। तो क्या होगा भाई, देखो सबके अंदर से जोड़ोगे KQ/R², KQ/ में, है ना, यही तो आएगा, KQ/R, KQ/R, ये सबका मिलेगा आपको। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, सबका यही होगा, तो वहां से आप के क्यू, जो हमारा के की वैल्यू है, के क्यू और आर की वैल्यू तो बाहर ले लोगे। तो अंदर क्या बचेगा, सब चार्जेस का प्रोडक्ट बचेगा। अब उन चार्जेस का प्रोडक्ट को आपको देखना है कि क्या आ रहा है। ठीक, यहाँ से मैं लिखता हूँ डायरेक्ट, 1/4πε0R मिला, हमको बाहर निकाल लिया। और जो बचेंगे सारे चार्जेस बचेंगे, क्यू और -Q बचेगा। ठीक है, क्यू और -2Q बचेगा तुम्हारा, है ना, इसका इसके साथ इंटरेक्शन, इसका इसके साथ इंटरेक्शन। तो Q और यहाँ पर क्या बचा, -2Q बचा, फिर +Q और यहाँ पर क्या, -2Q बचा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा, -2Q और -2Q। अब देखना जरा, ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है, जबकि ये माइनस हो रहे हैं। तो -4Q हमको यहाँ से मिल रहे हैं, है ना, -4Q² और यहाँ से क्या रहा, मिल रहा है प्लस का। तो दोनों को जो जोड़ोगे ना, इन सबका जीरो आ जाएगा। सेम ना, सेम चीज इसके साथ भी होने वाली है। जब इसकी दूरी हमने क्या करा, R से अगर हम क्या करते हैं, 2R कर देंगे ना, मान लो मैंने R से सबका 2R कर दिया। अब देखो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो आगे वाला पॉइंट था ना, जहां पर जो था एप्सिलॉन नॉट, हमने R भी लेना था ना कॉमन, R और कॉमन लेना था, तो R की जगह अब क्या आ जाएगा, 2R आ जाएगा बाहर। ठीक है, तो यहाँ पर 4πε0, नीचे कितना आ जाएगा, 2R और आ जाएगा बाहर। बाकी सारा सीन तो सेम रहेगा ये वाला। ये फिर भी कट के कितना आने वाला है, जीरो आने वाला है। ठीक, तो यहाँ से वर्क डन का फॉर्मूला होगा कितना, तुम्हारा फाइनल माइनस इनिशियल। अब फाइनल ये भी जीरो, ये भी जीरो, फाइनल भी कितना है, जीरो, इनिशियल भी जीरो, तो वर्क डन कितना हो जाएगा तुम्हारा, जीरो हो जाएगा। इसको एज ए रिजल्ट भी याद कर सकते हो कि तुम, अगर तुमने चार्ज रख रखा है, उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं करी है, बस उसका डिस्टेंस क्या कर दिया, बढ़ा दिया है।
तो उसके अंदर जो वर्क डन के अंदर जो सेपरेशन सेपरेट करने के लिए वर्क डन होता है उसमें कोई चिन्ह नहीं आता, वो जीरो रहता है तुम्हारा। ठीक है। लेकिन अगर इसके जगह अगर स्क्वायर होता है ना, तब हमको फिर देखना पड़ता है उसको। तो सेम क्वेश्चन ऐसा आपके साथ आ सकता है, स्क्वायर जब हो ना, स्क्वायर की जब चार साइड पर चार्ज रखा हो, तो एक क्वेश्चन वैसा भी आ सकता है, इसी तरह का क्वेश्चन। चलो। अच्छा, 12th क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, एक मैग्नीट्यूड दे रखा है, एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली प्रेजेंट इन एटमोस्फेयर सरफेस ऑफ अर्थ इज अबाउट, क्या लिखा है इसके अंदर कि एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है अर्थ एटमोस्फेयर के ऊपर, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 150 न्यूटन पर कूलम दे रखी है, और क्या सेंटर की तरफ है वो, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दे रखी है, और रेडियस ऑफ अर्थ दे रखा है। हमको चार्ज की वैल्यू बतानी है। भाई अर्थ पर क्या है, ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, और सेंटर की तरफ क्या है, वो आ रही है। ठीक है। तो हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताओ कितना होता है, के क्यू अपन में आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन में आर स्क्वायर। सब चीज हमको गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है, आर स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमको पता होती है। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, एक ही बात है। यहाँ से क्या आप क्यों नहीं निकाल सकते, क्यों निकाल लो, सबको इधर गुणा करो। ठीक है। तो क्यों निकालोगे तो यहाँ से आपका फॉर्मूला कितना आ जाएगा, और कितनी वैल्यू आ जाएगी, 100 -680 किलो गुलाम। इतना आपको यहाँ से चार्ज आपको निकल जाएगा, सिंपल कैलकुलेट करना है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है बच्चों। और जो माइनस साइन है ना, वो शो ये कर रहा है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेंटर की टुवर्ड्स आ रहा है, इसलिए हमने क्या लगा दिया, नेगेटिव साइन लगाया है इसके अंदर। अरे बस समझ में। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है एक का, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन एक्सट्रीमली शॉर्ट डाइपोल इज प्रोपोर्शनल टू। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन है इसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताओ जरा कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, के क्यू अपॉन में, मतलब के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। यहाँ देखो डायरेक्ट क्या आ रही है तुम्हारी, 1/r के प्रोपोर्शनल आ रहा है, 1/r² के प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड के केस के अंदर। ठीक है। तो दूसरे में 1/r² आएगा तुम्हारा। पहला वाला देखो जरा। अच्छा, पोटेंशियल बताना है किसके, डाइपोल के कारण, तो कितना होता था, v इक्वल टू के पी अपॉन में एक्स क्यूब होता था, के पी अपॉन में एक्स क्यूब, या दूरी आर ले लो, डिस्टेंस की बात है, तो के पी अपॉन में आर क्यूब लिख दो चलो यहाँ पर। ठीक। तो ये किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, 1/r³ के प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो यहाँ से देखो इसके आएगा, 1/3 आ रहा है। पोटेंशियल तुम्हारा किसके बराबर होगा, पोटेंशियल होगा तुम्हारा इसकी पावर 3 के बराबर होगा। नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा तुम्हारा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा तुम्हारा 1/x² के बराबर। ठीक, एक मिनट रुको। तो देखो, जो पोटेंशियल की वैल्यू आती है वो कितनी आती है, के पी अपॉन में एक्स का स्क्वायर आता है। तो पोटेंशियल किसके आ रहा है, प्रोपोर्शनल x² के प्रोपोर्शनल आ रहा है। ठीक। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का चलो फॉर्मूला याद करो, एक होता था ना इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, ये हमने डाइपोल के लिए लिखना था ना हमको। तो डाइपोल का एक फॉर्मूला होता था, एक तो एक्सियल वाला होता था, एक तुम्हारा इक्वेटोरियल वाला होता था। एक जनरल फॉर्मूला जो होता था उसकी वैल्यू अगर लिखें तो कितना होती थी, के पी अपॉन मैक्स क्यूब, है ना, √1+3 cos² थीटा, ये वाला फॉर्मूला ले लेते हैं। ठीक। यहाँ पर देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या आ रही है, डायरेक्ट मोशन 1/x³ के आ रही है। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो क्या है, 1/r² के बराबर आ रहा है, प्रोपोर्शनल आ रहा है। और तुम्हारी इलेक्ट्रिक जो फील्ड आ रही है डाइपोल से, वो कितने आती है तुम्हारी, 1/r³ के प्रोपोर्शनल आती है। तो सी हमारा बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटर कर रही है एक सरफेस से और बाहर जा रही है। ठीक है। हमको बताना है इसके अंदर नेट चार्ज, मतलब उसके अंदर चार्ज कितना एनक्लोज है, अंदर कितना चार्ज भरा हुआ है। तो फाई जो इन है वो कितना है, मान लो φ1 मान लिया हमने। फाई जो आउट हुआ वो कितना मान लिया, मान लो φ2 मान लिया। अच्छा, फाई नेट को ही लिखना अगर बोले तो कैसे लिखेंगे हम, φ2 - φ1। ठीक है। अच्छा, फाई नेट किसके बराबर होता था, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता था। अब हमको चार्ज ये पूछ रहा है कि कितना चार्ज अंदर होगा, तो क्यू किसके बराबर हो गया तुम्हारा, φ2 - φ1,
इंटू में एप्सिलॉन। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमको पोटेंशियल एट पोटेंशियल सर्टेन डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल 200 वोल्ट दे रखी है, इस वाले पॉइंट के लिए देखिए 200 वोल्ट दे रखी है। द वर्क डन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द पॉइंट फ्रॉम इन्फिनिटी विल बी, तो इलेक्ट्रॉन को कहाँ से लेकर आ रहे हैं हम, इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, लेकर आ रहे हैं हम। तो हमको क्या बताना है कितने उसके अंदर वर्क डन होगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला तुमको देखो पता है, वर्क डन का फॉर्मूला कितना है, चार्ज इंटू में चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब डेल्टा वी। तो हम देखो कहाँ पर इसका पोटेंशियल यहाँ पर कितना 200 वोल्ट है, और आ कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है। इन्फिनिटी का पोटेंशियल कितना होता है, पहले ही बताया आपको, जीरो होता है, तो ये जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो वर्क डन निकालना है, चार्ज की वैल्यू पता है इलेक्ट्रॉन की कितनी, -1.6 10⁻⁹ वोल्ट कितना है तुम्हारा, 200 वोल्ट है। ठीक। इसको सोल्व करना और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, वर्क डन की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 3.2, और 10 की पावर कितने लग जाएगी, -17 जूल। तो ऐसे करके ही इसको कर लेना है आपको, 3.2 10 की पावर -17 जूल। ठीक है बच्चों। चलिए फिर 16 क्वेश्चन बोल रहा है, दो चार्जेस थे हमारे, उनके बीच में मान लो डिस्टेंस कितना था, 5 सेंटीमीटर का उनके बीच में डिस्टेंस था। ठीक है। हमने क्या करा, एक ब्रास की शीट ली और उन दोनों के बीच में ऐसे करके रख दी यूं करके। अब हमको बताया उनके जो फोर्स होगी वो क्या हुआ, उस फोर्स के साथ क्या हुआ, डिक्रीज हुई इंक्रीज हुई क्या हुआ। तो आपको देखो एक चीज पता है कि एफ की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के होती है, जब कोई मीडियम उसके अंदर डाल दिया जाता है। तो क्या अभी क्या डाला जा रहा है, ब्रास की शीट डाली जा रही है, Q1 Q2/r²। अच्छा एक बात और पता है हमको, जो भी मेटल होते हैं एलोय होते हैं, जैसे ब्रास हो गया तुम्हारा मेटल एलोय, ठीक, उनके लिए जो के की वैल्यू होती है वो क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। ठीक, के की वैल्यू जो होती है यहाँ पर जो गुणा होता है इसका, वो इनफाइनाइट होती है। अच्छा यहाँ पर जब इसकी इनफाइनाइट वैल्यू रखोगे तो फोर्स बताओ कितनी आ जाएगी, 1/∞ कितना हो जाता है तुम्हारा, 1/∞ जीरो हो जाता है। तो फोर्स किसके बराबर आ जाएगी, जीरो के बराबर। मतलब दो चार्जेस थे, किसी डिस्टेंस सेपरेट थे, बीच में जैसे ब्रश की शीट डालोगे तो फोर्स घट के कितनी आ जाएगी तुम्हारी, जीरो हो जाएगी। ठीक है। चलिए 17 क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय पॉइंट चार्ज फॉल्स डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज एट। तो इलेक्ट्रिक डेंसिटी के बारे में कुछ बात बोल रखी है, इलेक्ट्रिक डेंसिटी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय पॉइंट चार्ज, जो पॉइंट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्रिएट हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, वो फॉल विद डिस्टेंस पॉइंट चार्जेस 1/r⁴ के प्रोपोर्शनल आती है, ऐसा बोला है। स्टेटमेंट दूसरा है, एनर्जी डेंसिटी की डायमेंशन और प्रेशर की डायमेंशन सेम होती है। तो सबसे पहले चलो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला लिख के देखते हैं। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है आपका, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं यू से, जो किसके बराबर होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर। अच्छा ई की वैल्यू कितनी होती है, के की ऊपर में r², नीचे क्या आ रहा है, r² आ रहा है, और इसके ऊपर एक बार स्क्वायर और लग रहा है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जो यू आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके आ जाएगा, 1/r⁴ के प्रोपोर्शन आ जाएगा। तो पहली वाली चीज तो एकदम ठीक है, पहला वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। दूसरा वाला देखो, एनर्जी डेंसिटी और आपको प्रेशर के बीच की वो देखनी है, डायमेंशन। तो एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट क्या हो गया, आपका वॉल्यूम हो गया। तो कर दो एनर्जी का ml² T-2, नीचे L⁴ हो गई, यहाँ से कितना मिलेगा, ml-1 T-2। और ये सेम डायमेंशन प्रेशर की डायमेंशन के बराबर होती है, याद है ना। तो प्रेशर की डायमेंशन निकालोगे यही मिलेगी, फोर्स पॉइंट एरिया करोगे। तो दोनों हमारे स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 हमारे क्या हैं, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। ठीक है। अच्छा बोला गया है कि बहुत हमारा स्टेटमेंट 1 और 2 है, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट। एक मिनट रुको जरा, बहुत ट्रू है बट सेकंड नॉट द एक्सप्लेनेशन। अच्छा देखो, हाँ ये बाद में लिखा हुआ है ना, स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, 2 भी करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये पढ़ना रहेगा कि ये क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट 1 का। और बिल्कुल ठीक बात है, पहले वाले का प्रोपोर्शन हो रही है 1/r⁴ से, और यहाँ पर बोल रहा है एनर्जी डेंसिटी और इसकी डायमेंशन क्या है, सेम सेम है। तो इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ी है, बिल्कुल चीज सही हो सकती है, एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है इसकी। चलिए अजर्शन रीजन पर आ गए हैं हम। नो वर्क इज डन इन मूविंग इलेक्ट्रिक डायपोल ट्रांसलेशनली इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।
रीजन इसका नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। चलिए देखते हैं जरा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर तुम्हारी क्या है, यूनिफॉर्म है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है तुम्हारी, यूनिफॉर्म है, तो उस केस के अंदर क्या होता है, यूनिफॉर्म मतलब हर जगह तुम्हारी क्या है, सेम अमाउंट में तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। अच्छा, डाइपोल के अंदर क्या होता है, जो चार्जेस होते हैं उनके अंदर सेम चार्जेस होते हैं, और मतलब मैग्नीट्यूड सेम होता है, और अलग अलग दोनों की पोलैरिटी क्या होती है, अलग होती है। अच्छा, तो उस केस के अंदर, डाइपोल के केस के अंदर हमारे हमको क्या मिलता है, इक्वल अपोजिट चार्ज मिलते हैं, तो क्यू नेट की वैल्यू कितनी मिल जाती है, जीरो मिल जाती है। अच्छा, एफ इक्वल टू क्यू ही पता है आपको। अब क्यू नेट की वैल्यू जीरो, तो एफ नेट की वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। इससे आप ये समझ सकते हो कि जब भी हमारा क्या होगा, डाइपोल के अंदर जो होता है, एफ नेट की वैल्यू कितनी आती है हमारी, जीरो आती है। ठीक है, ये तो पता है आपको। एक, अच्छा, तो नेट फोर्स इलेक्ट्रिक डाइपोल, यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल का भी रखा हो तो उसकी नेट फोर्स की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, जीरो मिलेगी। जरा वर्क डन के बारे में बातचीत कर लेते हैं। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या होगा तुम्हारा, भाई F1 D, फिर क्या होगा तुम्हारा, भाई जितना वर्क डन होगा किसके बराबर होगा, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स टू इंटू में डिस्प्लेसमेंट। तो F1D, F2D लिख सकते हैं, ठीक, F3D लिख सकते हैं। डी तो सब में कॉमन है, F1 प्लस F2 प्लस F3 क्या आ जाती है तुम्हारी, ये नेट फोर्स आ जाएगी यहाँ से। यहाँ से क्या मिल जाएगी, वो नेट फोर्स मिल जाएगी, गुणा है किसकी, डी के साथ। और नेट फोर्स हमने देखी थी इस केस के अंदर कितनी होती है, जीरो होती है। ठीक है, तो यहाँ से वर्क डन इसका कितना आ जाता है, जीरो आ जाता है। ठीक, तो हमारे दोनों से ठीक है, वर्क डन जो होता है वो जीरो के बराबर होता है। ठीक है, नेट फोर्स जो होती है वो कितनी होती है, जीरो होती है तुम्हारी। और नेट फोर्स जीरो है, इसलिए वर्क डन क्या आता है, जीरो आता है। तो रीजन जो है करेक्ट है तुम्हारा अजर्शन के लिए। ठीक, तो ऑप्शन ए क्या है हमारा, करेक्ट आ रहा है। तो 19th क्वेश्चन पर चलते हैं। अजर्शन है, दो कॉन्सेंट्रिक स्पेयर है, चार स्पेरिकल शेल आर गिवन। ठीक है, मतलब कॉन्सेंट्रिक स्पेयर दिया हुआ है हमको, एक शेल के अंदर दूसरा आ रहा है, पहले वाले का रेडियस R1 है, दूसरे वाले का रेडियस क्या हो गया बच्चों, R2 हो गया है। पहले वाले पर चार्ज Q1, दूसरे वाले पर चार्ज Q2। ठीक, अच्छा, हमको कुछ बोला है कि पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल बिटवीन द सेल डिपेंड ऑन द इनर शेल, चार्ज ऑन इनर शेल। जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, इनर सेल पर जो चार्ज है उस पर डिपेंड करेगा, ये बोला है। एक बोला है पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज ऑफ आउटर शेल रिमेन सेम एट एवरी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर, एक ये चीज बोली है। तो चलो जरा इसको करके देखते हैं, जरा देखते हैं पोटेंशियल क्या होगा, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है पहले वही निकाल के देखते हैं। तो V1 की वैल्यू आप निकाल सकते हो डायरेक्ट, अगर लिखना चाहो तो। पोटेंशियल बताओ कितना होगा, के Q1 अपॉन में कितना हो जाएगा, R1। फिर हम क्या निकालेंगे, दोनों का जोड़ेंगे तो के Q2 अपॉन में कितना हो जाएगा, R2। ये V1 का हो गया। तो V2 के लिए निकलवा कितना होगा, के Q1 अपॉन में कितना, R2, और क्या हो गया प्लस के Q2 अपॉन में R2। ठीक है, इस पर इतना आ जाएगा, और V2 पे इतना आ जाएगा, और V1 पे इतना आ जाएगा। अगर मैं इसको माइनस कर दूं, क्योंकि मुझे डिफरेंस देखना है पोटेंशियल का, तो V1 माइनस V2, के Q1 तो क्या आएगा तुम्हारा, ऐसे कॉमन आ जाएगा। ठीक है, के Q1 तो कॉमन आ जाएगा, और एक क्वांटिटी तुम्हारी इसमें से माइनस करोगे तो कट जाएगी। ठीक है, अच्छा, तुमको क्या मिलेगा, तुमको मिलेगा देखो, R2 वाली जो क्वांटिटी थी ना, ये वाली वैल्यू माइनस करो तो कट जाएगी, और के Q1 तुम्हारा कॉमन आएगा, यहाँ से मिलेगा 1/R1 प्लस में माइनस में 1/R2। अब तुम देखो ध्यान से देखो, जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो पहले वाले जो सेल है उसके चार्ज पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो जो हमारा पहली बात थी वो बिल्कुल ठीक थी। ठीक है, अच्छा, आगे देखते हैं जरा। आगे हमको बोला गया है इसने कि जो हमारा पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज है आउटर सेल पर, वो रिमेन सेम है एवरी पॉइंट स्पेयर के। तो चलो, इस पर क्यू चार्ज था, यहाँ से यहाँ तक की दूरी R थी, पोटेंशियल की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, के क्यू अपन में R होती है। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का हमको फॉर्मूला याद है क्या, माइनस dV अपॉन में dr होता है। ठीक है, अच्छा, एक चीज आपको पता है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है शेल के, जीरो होती है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, मतलब dV अपॉन में dr की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, जीरो लिख सकता हूँ। तो ये क्या कब होगा, जब V की वैल्यू क्या हो तुम्हारी, कांस्टेंट हो जाए।
ठीक। इसका ये मतलब है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा ना इनसाइड द सेल, वो क्या होता है तुम्हारा, सेम रहता है ना। तो हमारे जो दोनों चीज हैं वो एकदम ट्रू है, अजर्शन ट्रू है, रीजन ट्रू है, और रीजन क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है अजर्शन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 20 क्वेश्चन में बोल रहा है, 20 क्वेश्चन में अजर्शन दिया दिया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सपीरियंस करती है मैक्सिमम फोर्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जब वो क्या करी जाए, राइट एंगल पर हो फील्ड की डायरेक्शन पे, है ना। व्हेन इट इज प्लेस्ड विद द एक्सिस एट राइट एंगल टू द फील्ड डायरेक्शन। रीजन दे रखा है, व्हेन द एक्सिस ऑफ डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट विल बी जीरो। चलो देखते हैं जरा। तो जरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अभी हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो एफ नेट आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, वो एफ नेट कितनी आती है, जीरो आती है, नेट फॉर जीरो आती है। ठीक है। अच्छा, तो देखो जरा, पहले वाले में क्या बोला था कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सपीरियंस करती है मैक्सिमम फोर्स, वो तो एफ नेट की वैल्यू जीरो आती है, मैक्सिमम फोर्स कहाँ से आ गई इस पर, गलत बात है। ठीक। अच्छा, एक बार टॉर्क के बारे में पढ़ के देखते हैं, टाउ के बारे में। टाउ क्या होता है, पी क्रॉस ई पी ई साइन थीटा। साइन थीटा की अगर वैल्यू 90 हो जाए, थीटा की वैल्यू, तो यहाँ पर टाउ क्या हो जाएगा, मेरा मैक्सिमम हो जाएगा। और यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन द एक्सिस ऑफ डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड टॉर्क एक्टिंग विल टॉर्क एक्टिंग ऑन इट विल बी जीरो। गलत है, ये भी क्या दे रखी, बात बोल रखी, गलत दे रखी है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या हैं, गलत है। अजर्शन भी गलत है, रीजन भी गलत है, दोनों चीज क्या हमारे गलत है। अच्छा, 21 क्वेश्चन देखो। 21 क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है कि एक हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल था। हमारे पे क्या था, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल था, ऐसे रखा हुआ था, माइनस क्यू प्लस क्यू। अच्छा, एक पॉइंट था कि एक्स जो इससे क्या था, एक्स एक्सेस पर था, इसकी एक्सियल पोजीशन पर था। हमने क्या करा, इसको ऐसे करके घुमा दिया, और घुमाकर इसको क्या कर दिया, ऐसे खड़ा कर दिया इसको। तो माइनस के ऊपर प्लस क्यू हो गया तुम्हारा नीचे। अब ये वाला जो पॉइंट आ गया है, वो किसके आ गया, इसका इक्वेटोरियल पोजीशन पर आ गया, पहले एक्सियल पोजीशन पर था, अब इक्वेटोरियल पोजीशन पर आ गया है। पहले इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी बोल रखी है, ई थी, और अब कितनी हो गई, ई बाई एन हो गई है। ठीक, अब हमको बतानी है कि एन की वैल्यू कितनी है। तो सीधी सी बात पता है, इस केस के अंदर आधी हो जाती है इसकी, तो यहाँ पर ए है तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, ई बाई टू हो जाएगी। और यहाँ से आपको एन की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, दो मिल जाएगी। ठीक, तो एन की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है जिसको यू से डिनोट करा है, और आर की फॉर्म में दी हुई है, मतलब इक्वेशन के अंदर हमारा आर आ रहा है। अच्छा, ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू वन, आर इज द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ फील्ड फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल आर इज। तो हमको स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करनी है कि किस वाले आर पर स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो देखो, स्टेबल इक्विलिब्रियम होने के लिए जो हमारा डी यू बाई डी आर होता है ना, वो जीरो के बराबर होना चाहिए, इस बात को नोट रखना। ठीक, डी यू बाई डी आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए फॉर इक्विलिब्रियम के लिए। अच्छा, चलो जो जो चीजें दे रखी हैं उसको लिख लो जरा। ए बाय आर स्क्वायर माइनस बी बाय आर, और ए की वैल्यू वन दे रखी है, बी की वैल्यू क्या दे रखी है, टू दे रखी है। डी यू बाई डी आर करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है आर के एस्पेक्ट में। कर दो जरा, इतना तो कर दोगे आप। माइनस टू ए, इसका कितना हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, आर की पावर नीचे थ्री आ जाएगी, यहाँ पर माइनस लग जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका एक माइनस लगेगा, आर की पावर कितनी हो जाएगी, टू हो जाएगी नीचे। ठीक, इसको किसके बराबर रख देना है, जीरो के बराबर पुट कर देना है। ये आर इधर जाएगा, दो की पावर से दो की पावर कट जाएगी, यहाँ से एक आर मिलेगा, यहाँ से जो आर की जो वैल्यू मिलेगी ना, वहां से कितने मिलेगी, टू ए बाई बी मिलेगी आपको। फिर आपको क्या करना है, ए और बी की वैल्यू पुट करके आप आर की वैल्यू निकाल सकते हो, जहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा। तो टू, वन अपॉन में टू कितना हो गया, वन। तो आर की वैल्यू कितनी मिलेगी हमको, वन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 23 बोल रहा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड है कितना, तुम्हारा 2 माइक्रो कूलम का मैग्नीट्यूड है। और वो क्या रखे हुए हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग रखे हुए हैं, कंजिक्यूटिव मतलब लाइन वाइज रखे हुए हैं। ठीक, हमारा क्या है, तुम्हारा एक चार्ज रख दिया, दूसरा चार्ज रख दिया, तीसरा चार्ज रख दिया, कैसे करते करते जा रहे हैं, इनफिनिट तक जा रहे हैं, और एक्स एक्सिस पर बातचीत चल रही है, अलोंग एक्स एक्सिस पर बात चल रही है। ठीक, अलोंग एक्स एक्सिस।
यहाँ से इसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू स्टार्टिंग कितनी कर रखी है, 0 से स्टार्टिंग कर रखी है। और बोला गया है पहले पर 1 मीटर दूरी पर है, फिर दूसरा 2 मीटर पर, फिर तीसरा 4 मीटर पर, और ऐसे करते कर इन्फिनिटी जा रहा है। ठीक है। और बोला हुआ है जो इलेक्ट्रिक तुम्हारा पोटेंशियल है ना, वो क्या है तुम्हारा, अल्फा बाय बीटा टाइम्स है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। ये हमको कुछ चीज गिवन दे रखी है, आगे हमको काम आएगी। ठीक है। अच्छा, इसका पोटेंशियल की वैल्यू जरा बात करें, तो हमको बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले बीटा देखना पड़ेगा, अल्फा देखना पड़ेगा, फिर उसको माइनस करना है। तो देखो जरा, अगर पोटेंशियल लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, इस वाले पॉइंट पर अगर पोटेंशियल लिखना चाहे तो सब वाले चार्जेस की वजह से आएगा, वो कितना होगा, के क्यू तो कॉमन होगा सब में, तो के क्यू बाहर निकाल लिया। अंदर से क्या बचेगा, 1 बचेगा, -1/2 बच जाएगा, फिर +1/4 बच जाएगा। और देखो ये माइनस प्लस क्यों लगा रहा, इसमें लिखा है कंजुगेटिव चार्ज है, मतलब एक बार प्लस का आ रहा है, एक बार माइनस का आ रहा है, एक बार प्लस का, एक बार माइनस का, तो मैंने वो अंदर ही दे दिया उसको चार्ज। तो ऐसे ऐसे करते करते हमारा चलता जाएगा। अब देखो ये ना एक सीरीज चलेगी तुम्हारी, कहाँ तक जा रही है तुम्हारी सीरीज, जा रही है इन्फिनिटी जा रही है। इसको सोल्व करके आपको जो मिलेगा, सीरीज सोल्व करना, उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ से 1 में अपन 1 + 1/2। तो सीरीज को सोल्व करके आपको ये मिलेगा, बहुत लंबी जाएगी सीरीज, ठीक। अच्छा, तो यहाँ से आप v की वैल्यू निकाल सकते हो, कितनी आई, 2q/3 आ गई। ठीक। ये आपकी पहली क्वेश्चन हो गई। दूसरी में क्या बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियली हमारी क्या है, तुम्हारे 0 पर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 पर कितनी होगी उसके बारे में देखना पड़ेगा। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि हमको इसका रेशियो लेना है फिर। अच्छा, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट x = 0 ड्यू टू ऑल चार्जेस, वो कितनी हो जाएगी भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आएगी तुम्हारी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस के द्वारा। ठीक है। माइनस कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्जेस के द्वारा, यही तो होगा। तो कैसे लिखेंगे, प्लस वाले चार्ज के द्वारा लिख लेंगे, फिर से वही वाली सीरीज आ जाएगी, इसको करोगे ना तो यही सीरीज मिलेगी आपको। 1/1/16 + 1/256 ये मिलेगा आपको यहाँ से। ठीक। ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, माइनस लगा, सेम काम यहाँ पर करना है आपको। भाई इनका क्यू, के क्यू तो बाहर निकाल लेना, और जो डिस्टेंसेस थे ना उनको अंदर ही रखना, और फिर से क्या कर देना, इसका जो सीरीज है इसको सोल्व कर लेना। तो मैथ्स है अब तो। ठीक। ठीक। ये जो पूरी है, पूरी मैथ है तुम्हारी। फिजिक्स यही थी कि यहाँ पर इसका नेट सम कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस होगा, होगी माइनस होगी, ये सब चीज क्या थी तुम्हारी फिजिक्स थी। अच्छा, यहाँ से एक की वैल्यू किसके बराबर आएगी, तुम इनको करोगे ना सोल्व करने के बाद आपको मिलेगा के क्यू, और यहाँ से 4/5 आ जाएगा तुम्हारा। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 4/5 के क्यू। अब क्या करो, पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या कर दो, इंटेंसिटी डिवाइड मार दो। ठीक। तो ऐसा करोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, पोटेंशियल की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 5/6 आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और कुछ ऐसा बोला हुआ था कि तुम्हारा जो रेशियो है ना, जो पोटेंशियल है वो किसके बराबर है, तुम्हारा अल्फा बाय बीटा के बराबर है। मतलब अल्फा बाय बीटा टाइम्स है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो हमारा जो वी है ना, वो वहाँ पर जो 5/6 आ रहा है तुम्हारा, वो एक तरह से अल्फा है ये, और ये क्या है तुम्हारा, बीटा है। ठीक। यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो एल बीटा की वैल्यू कितनी मिल गई, 6। अल्फा की वैल्यू कितनी मिल गई, 5। और हमको क्या घटाना था इसके अंदर से, बीटा में से अल्फा क्या करना था, माइनस करना था। तो ठीक से लिख देता हूँ जरा। तो हमको क्या करना था, बीटा में से अल्फा को माइनस करना था, जो कि कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन बोल रहा है, ये वही वाला क्वेश्चन है, अगर आपने ऐसा क्वेश्चन देखा हो कि दो चार्ज हैं, उनको क्या करा, उन पर अलग अलग चार्ज था, उसको क्या करा, एक किसी मेटेलिक वायर से कंडक्ट कर दिया गया है ना। बहुत लंबी चौड़ी डेरिवेशन जाती है इसकी, कि यहाँ से इतना चार्ज निकलेगा ना, फिर इतना चार्ज प्लस होगा, इतना चार्ज माइनस होगा, जब जाके फॉर्मूला डराइव होता था। तो इसके अंदर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ उस वाले को, क्योंकि वो बहुत लंबा खींचेगा। एक हमारे पास क्या था, एक हमारे पास कंडक्टिंग स्पेयर है जिसका रेडियस क्या था, आर था, इस पर चार्ज कितना था, क्यू था। ठीक। इसको क्या कर दिया हमने, एक किसी मेटेलिक वायर के थ्रू हमने क्या कर दिया, किसी दूसरे स्पेयर से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। यही करते हैं ना इस केस में, ऐसे ही
पॉपुलर फे इसकी सवाल है इसका। इसका रेडियस कितना था, 2r था, और इसका जो चार्ज था वो कितना था, -2q चार्ज था। ठीक है, इतना चार्ज लेके बैठा था। अब इसने बोला है कि, पूछा है कि कितना चार्ज क्या होगा, फ्लो किया होगा। तो फ्लो कितना करा होगा, तो उससे पहले हमको वही निकाल लेना है कितना चार्ज टच कराने के बाद इस पर मिला। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद चार्ज कितना मिला इस पे। तो इसका कितना होता है, क्यू डैश जो हमने नाम दे दिया, इसका फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ। ठीक है, वो फॉर्मूला लगा के फिर हम क्या करेंगे, पहले वाले चार्ज में से उस वाले चार्ज को माइनस कर देंगे, तो हमको पता लगेगा कितना चार्ज फ्लो करके चला गया। ठीक, तो फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ डायरेक्ट, क्यू प्लस -2q इंटू में आर अपॉन में आर प्लस 2r। ठीक, तो यहाँ से क्यू डैश की जो वैल्यू आएगी ना तुम्हारी, वो मिल जाएगी आपको -q/3। तो इस पर इतना चार्ज बचेगा। अच्छा, तो नेट चार्ज फ्लो कितना करा है, जो चार्ज जो फ्लो करा ना चार्ज, वो कितना करा। तो पहले चार्ज क्यू था, और जो बचा उस पर कितना बचा, -q/3 उस पर आ गया बचा। तो माइनस करके कितना आएगा, 4q/3। तो इतना चार्ज क्या कर जाएगा, फ्लो कर जाएगा दूसरे वाले स्पेयर में। ठीक है बच्चों। अच्छा, 25th क्वेश्चन देखो। एक सॉलिड, एक दे रही सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r। तो एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस r है, उस पर चार्ज q मान लिया हमने। ठीक, चलो एक क्या है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस r है। ठीक, और उस पर चार्ज कितना मान लिया, मान लो हमने q मान लिया। लेट, इसका पोटेंशियल की वैल्यू अगर देखें हम, ठीक, तो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है वो कैसे लिख सकते हैं हम, के क्यू ओपन में आर होगा इसका। ठीक, चलो अब देखते हैं जरा क्या पूछा है इसने। तो स्पेयर है यूनिफॉर्मली चार्ज का, इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस एट विच इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज हाफ ऑफ द पोटेंशियल एट सेंटर इज r/x। मतलब कौन से डिस्टेंस होगी भाई, एक तुम्हारा तुम्हारा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्पेयर था, उसका रेडियस r थी, यूनिफॉर्मली चार्ज था, अंदर तक भी चार्ज घुसा हुआ है। कौन सा ऐसा डिस्टेंस होगा जब तुम्हारा क्या हो जाए, वो तुम्हारा पोटेंशियल क्या हो जाए, हाफ हो जाए पोटेंशियल एट सेंटर के। मतलब सेंटर में जितना पोटेंशियल है उसका आधा कहाँ पर होगा, वो हमको क्या निकालनी है, एक्स की वैल्यू को फाइंड करनी है। ठीक, तो ये तो क्या होगा, जनरल केस हो गया कि अगर हम जितना दूर जाते जाएंगे इतना आएगा हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला के के ऊपर में आर। पोटेंशियल एट सेंटर कितना होता है तुम्हारा, याद रखो 3/2 के ऊपर में आर होता है हमारा। इस केस के अंदर इतना फॉर्मूला होता है तुम्हारा। ठीक, कितनी वैल्यू होती है इसकी। तो लिखो जरा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि जो k/r है ना, ये वाला जो डिस्टेंस r है, वो कब, मतलब ये पूरा जो पोटेंशियल है वो इसका कितना हो जाए, आधा हो जाए। इस दूरी पर होगा, वही हमको निकालनी है। तो आधा कर दो 3/2 k/r का। तो यहाँ से क्या करो, सबकी वैल्यू काटो, है ना, क्यू से क्यू खत्म करो, के से के खत्म करो। यहाँ से r की वैल्यू आपको मिल जाएगी 4/3r। अब देखो यहाँ तक सवाल खत्म नहीं हुआ है, अभी जो मेन टू स्टेप बाकी है। बाकी ये था, इसने बोला था कि जो रेडियस, जो तुम्हारी डिस्टेंस है ना, वो आपको कहाँ से बतानी है, सरफेस से बतानी है, इसकी सरफेस से बतानी है। लेकिन अभी हमने अंदर से निकाली है। तो देखो जरा, हमने क्या, पूरा रेडियस आर थी, हमने ये वाली डिस्टेंस निकाल लिया है, और हमको निकालनी क्या थी, ये वाली डिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, तो डिस्टेंस अगर इसने सरफेस से पूछी है, तो क्या करेंगे हम रेडियस में से उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 4 बाई तुम्हारी जो आर, मतलब जो डिस्टेंस थी ना, पूरी जो डिस्टेंस थी, ऐसा देखो, जो पूरी डिस्टेंस थी उसमें से हम, जो हमने दूरी निकाली है उसमें से हम माइनस कर देंगे, तो हमको सरफेस से वैल्यू पता लग जाएगी उसकी। ठीक, तो 4/3 आर में से हम क्या माइनस कर देंगे, आर को माइनस कर दोगे तो तुम्हारा आंसर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक, कितना मिल जाएगा, 4r - 3r/3। इसकी वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी r/3, और यहाँ पर बोला गया है r/x की फॉर्म में दी हुई है। मतलब x की वैल्यू कितनी बोली हुई है इसने, 3 आ गई। ठीक, यहाँ से हमको x की वैल्यू पता लगी जो क्या थी, 3 थी। ठीक है बच्चों, तो हमारे पूरे सॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, है ना।
चलिए बच्चों, आपसे फिर किसी लेक्चर में मिलते हैं नई सॉल्यूशन के साथ।